नमस्कार दोस्तों। उत्तर से आने वाले मुस्लिम हमलावरों ने 13वीं शताब्दी की शुरुआत में ही देवगिरी, वारंगल और द्वार समुद्र जैसे वास्तविक हिंदुस्तानी शक्तिशाली साम्राज्यों को नष्ट कर दिया। लेकिन फिर भी उत्तर की तरह दक्षिणी भारतीयों ने क्रूर, विजयिष्णु और जुल्मी मुस्लिम शासकों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। उस समय दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य ने इस्लाम को रोकने और उसकी चढ़ाई को थामने का महान कार्य किया। आज हम जिसके कारण इस शक्तिशाली साम्राज्य का पतन हुआ, उस तालीकोट के अंतिम युद्ध का इतिहास विस्तार से देखने जा रहे हैं। तालीकोट की लड़ाई इतिहास की उन प्रसिद्ध लड़ाइयों में से एक है जिसने देश के इतिहास की रुख ही मोड़ दी। इसमें हम विजयनगर के अंतिम सम्राट राम राय की गलतियां और विजय के बाद मुस्लिम शासकों के सामान्य रूप से विकृत रवैये को देखेंगे और अंत में इस विजयनगर साम्राज्य के अस्तित्व के दूरगामी परिणामों को भी समझेंगे, जिससे हम भविष्य के लिए दूरदृष्टि प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए बस आपको ये पूरे एपिसोड्स आखिर तक देखने होंगे। चलो तो फिर हम निश्चित रूप से विजयनगर साम्राज्य की उत्पत्ति और उत्कर्ष को एक अलग खंड में देखेंगे। उसका गहन अध्ययन करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वह इतिहास रोचक ही नहीं बल्कि ज्ञानवर्धक, महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण भी है। क्योंकि इस साम्राज्य का उदय उस समय हुआ जब पूरा हिंदुस्तान मुस्लिम शासकों के पैरों तले रौंदा जा रहा था और यहाँ की मूल भारतीय संस्कृति के पूर्णतया पतन का समय आ चुका था। लेकिन चूंकि यहाँ हमें तालीकोट के युद्ध के संदर्भ में ही इतिहास देखना है, इसलिए पहले हम संक्षेप में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, उसका वैभवशाली साम्राज्य, उस साम्राज्य के वैभवशाली होने के कारण इस युद्ध के समय की तत्कालीन परिस्थितियां और ऐसी परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई, आइए संक्षेप में इन बातों की समीक्षा करें। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में तुंगभद्रा के तीर पर माधवाचार्य जी उर्फ विद्यारण्य स्वामी जी की प्रेरणा से दो भाइयों हरिहर और बुक्कराय ने की थी। माधवाचार्य जी ने भौगोलिक स्थिति से विजयनगर के स्थल को चुनने में अपूर्व योजकता दिखाई। विशेषज्ञों की राय है कि इस तरह की उत्कृष्ट नैसर्गिक सुविधाएं किसी शहर के लिए दुर्लभ ही है। इन दोनों भाइयों ने मलप्रभा से कन्याकुमारी तक अपना परचम फहराया। मुसलमान कैसे धर्म और राज्य दोनों को मिलाकर आगे बढ़े और कैसे वे भारत को जीत पाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने कर्तव्य में भी उसका ही स्वीकार किया। अपने देश के ऐसे इतिहास का अध्ययन करना बेहद जरूरी है, ताकि प्रत्येक देशवासी को यह ज्ञान हो सके कि कोई राष्ट्र किस पर टिकता है। आइए अब संक्षेप में विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि के रहस्य को समझे। विजयनगर राज्य में हीरो की कई खदानें थी। इसके हीरो की आपूर्ति पूरी दुनिया में की जाती थी और उस समय पृथ्वी पर ऐसी कोई अन्य समृद्ध खदान नहीं थी। कई खदानें कृष्णा नदी के तट पर कुरनूल और अनंतपुर में स्थित थी और विशेष रूप से वज्रकरुर में अच्छी थी। संदर्भ ग्रंथकारों ने उन सभी के लिए सामान्य शब्द गोलकुंडा की खाने का प्रयोग किया है। तालीकोट के युद्ध के बाद विजयनगर में आदिल शाह को मुर्गी के अंडे जितना बड़ा हीरा मिला था। राम राय के खास घोड़े में हीरे मोती का एक तुर था, जिसमें यह बड़ा हीरा सबसे नीचे जड़ा हुआ था। इसके अलावा और भी कई हीरे थे। तुंगभद्रा से तहत रामेश्वर तक विजयनगर का क्षेत्र बसा हुआ था। उसके नियंत्रण में सैकड़ों बंदरगाह थे और व्यापार अच्छा चल रहा था। राज्य की वसूली 20 करोड़ तक थी। संक्षेप में पूर्वी तट पर हीरो की खदानों, मोती के कारखानों, पश्चिम तट पर बंदरगाहों से विदेशों के साथ व्यापार आदि ने विजयनगर में अपार संपत्ति जमा थी। हर एक मंदिर धन के ढेर से भरा था। सरदारों और अन्य रईसों के घर में त्योहारों और समारोह के अवसर पर हजारों वर्षों से संचित धन लोगों द्वारा देखा जाता था। इस तरह के शानदार ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स निकोलो दी कॉन्ती, अब्दुल रजाक, निकितिन, कुटो, वार्थेमा, बारबोस, डोमिंगो, फेरनाओ नुनीज, सीजर डी फ्रेडरिक जैसे विदेशी यात्रियों से उपलब्ध है, जिन्होंने उस समय विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। सरकार, व्यापार, पूंजी, कृषि, नहरें, सड़कें, भवन, शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली पाठशाला, विशाल मंदिर, पत्थर के घर और महल, विशाल तटबंध, गोपुर, बड़े बगीचे
केंद्र में मुख्य महल परिसर, भीड़ भरे बाजार, घनी आबादी, अच्छी तरह से सुसज्जित सेना बल, इसके बारे में उनसे विस्तृत जानकारी मिलती है। 1430 से 35 के बीच निकोलो कॉन्टी नाम का एक विनीशियन सज्जन विजयनगर आया था। उसने आंखों देखी हकीकत लिख कर रखी है। इसमें वह कहता है, यह कहने में कोई समस्या नहीं कि नदी के दो किनारों पर दो शहर अनागुंदी और विजयनगर को मिलाकर ये एक ही बड़ी विशाल नगरी है। शहर की लंबाई दक्षिण से उत्तर की ओर 20 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 16 किलोमीटर है। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ग्रस्त फिरिस्ता का कहना है कि 1366 में विजयनगर के रायों की शक्ति बहामनी सुल्तानों की तुलना में बहुत अधिक थी। समस्त दक्षिण भारत और उड़ीसा तक का पूर्वी तट उनके नियंत्रण में था। गोवा जैसे कई बंदरगाह उनके नियंत्रण में थे। उनके पास मैंगलोर में एक बड़ा शस्त्रागार भी था। सिलोन, तेनारिम आदि स्थानों से वकील कीमती उपहार लेकर राया के पास आते थे। कुल मिलाकर विजयनगर की महिमा अतुलनीय थी और इसमें कोई संदेह नहीं है कि उस समय भारत में ऐसा कोई अन्य शक्तिशाली राज्य नहीं था। आइए अब समझते हैं कि इस युद्ध में विरोधी दल कौन था। जबकि विजयनगर साम्राज्य दक्षिण में उभर रहा था, दिल्ली पर एक विदेशी मोहम्मद तुगलक का शासन था। उसने हिंदुओं के इस विद्रोह को दबाने के लिए हसन खान नाम के एक मुस्लिम प्रमुख को भेजा, जो दिल्ली में गंगू ब्राह्मण के पास पला बड़ा था। यही है वह दक्षिण के बहामनी राज्य का संस्थापक हसन गंगू बहामनी उर्फ अलाउद्दीन शाह। और यही से इस हसन गंगू बहामनी और बुक्क का युद्ध प्रारंभ हुआ और दोनों ने बाद में दक्षिण में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। पहला मुस्लिमों का कलबुर्गा का बहामनी और दूसरा विजयनगर के हिंदुओं का। क्षमा करें दोस्तों, लेकिन अब इसे कलबुर्गा नहीं कहा जा सकता। इस शहर को हसनाबाद कहना है। क्यों मतलब सत्ता में आने के बाद हसन ने सबसे पहला काम यह किया। क्यों किया यह जानने के लिए हमारा नाम में क्या रखा है, यह एपिसोड अवश्य देखें, जिससे इसके पीछे की राजनीति आपको गहराई से ध्यान में आ जाएगी। आगे चलकर 16वीं शताब्दी की शुरुआत में बहामनी दरबार अव्यवस्थित हो गया और इस दरबार के 5 शक्तिशाली सरदारों ने अपने अमल के नीचे के प्रांतों में क्रांति कर स्वयं ही वहां के सुल्तान बन गए। यानी एक बहामनी राज्य से 5 अलग मुसलमानी राज्यवंशों का निर्माण हुआ। एलिचपुर के फतेहुल्लाह इमाद शाह, नगर के निजाम शाह, बीदर के कासिम बेरीद शाह, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह और गोलकोंडा के कुतुब शाह ने अपनी अपनी सल्तनतें स्थापित की। इनमें यूसुफ आदिल शाह तुर्की से था, कासिम बेरीद जॉर्जिया से था और कुली कुतुब ईरान से। इनका भारत से कोई लेना देना नहीं था, शुद्ध विदेशी। इमाद शाह और निजाम शाह ये दोनों तो पहले वेदों के बहुत अच्छे जानकार ब्राह्मणों के वंश में पैदा हुए और बाद में बट गए और उस बटाई में अपने वेदों को, अपने पुराने संस्कारों को, अपनी पुरानी संस्कृति को भुलाने की विलक्षण शक्ति होती है। खैर, आइए अब हम तालीकोट के युद्ध के कारणों को समझें। वर्ष 1509 में कृष्णदेव राय विजयनगर के सिंहासन पर बैठे। उनके शासनकाल में राज्य का बहुत विस्तार हुआ। उनके कार्यकाल में सबसे बड़ी घटना रायचूर का युद्ध था। कृष्णदेव राय ने बड़ी जीत के साथ मुसलमानों को हराया, दुश्मन की पूरी सेना को मिट्टी में मिला दिया और रायचूर के किले पर कब्जा कर लिया। इस जीत से आदिल शाह की तो कमर ही टूट गई और वहां के मुसलमानों को लगने लगा कि वे अब दक्षिण भारत में लड़ने के काबिल ही नहीं रहे। इसलिए उन्होंने मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ एकजुट करना शुरू कर दिया। तालीकोट की लड़ाई के पीछे का यह पहला कारण है। इस जीत से विजयनगर के लोग इतने गौरवान्वित थे कि उन्हें भविष्य के संकट का आभास ही नहीं हो रहा था। कृष्णदेव राय के बाद विजयनगर में एक और क्रांति हुई और उनके दीवान तिम्मा उर्फ रंगराज ने पूरे प्रशासन पर अधिकार कर लिया। तिम्मा के बाद उनके बड़े बेटे रामराय ने प्रशासन संभाला और उसमें उनके छोटे भाई तिरुमल और वेंकटाद्रि उनको पूरा सहयोग देने लगे। इस समय तक मुस्लिम सुल्तानों और विजयनगर के अधिकारियों के बीच व्यवहार अधिक से अधिक तीव्र होता जा रहा था। मूल रूप से बहामनी साम्राज्य की शाखाओं के बीच भी
निरंतर प्रतिद्वंदिता के कारण रामराय को उसका अच्छा उपयोग होता था। दक्षिण के सभी मुस्लिम राजा उनकी मदद की उम्मीद करते थे। उनके मदद के बिना किसी का कोई भी काम संभव नहीं था। आरंभ से ही रामराय को इन पांचों रियासतों को अपना मांडलिक बनाने की तीव्र इच्छा थी और पहले की विजयों से रामराय का व्यवहार मुसलमानों के लिए अहंकार से भरा और गुस्सा दिलाने वाला होता जा रहा था। अली आदिल शाह की सहायता के लिए अब के महाराष्ट्र प्रांत में रामराय ने पहले जो 2 छापे मारे थे उनमें उनके प्रभुत्व और हिंदू सेना की अहंकारी आचरण ने सभी मुसलमानों का दिल दुखाया था। रामराया के पास सभी मुस्लिम राजाओं के वकील थे। उनके प्रति भी वह पहले की तरह विनम्र नहीं रहे। फिर उन वकीलों ने भी रामराय के खिलाफ अपने अपने मालिकों से शिकायत की। इसके अलावा चूंकि अली आदिल शाह और कुतुब शाह के राज्य विजयनगर की सीमा पर थे, इसलिए उन्हें हमेशा रामराय द्वारा परेशानी झेलनी पड़ती थी। सबसे ज्यादा आदिल शाह और उसका वजीर किश्वर खान रामराय की उपद्रव से बहुत थक चुके थे। तब उन्होंने रामराय को नष्ट करने का उपाय निकाला। कौन सा उपाय? तो यह उपाय मुसलमानों का एक नामी उपाय है। इस बार भी उन्होंने उसी का प्रयोग किया। उन्होंने इस युद्ध को धर्म युद्ध का रूप दे दिया। बस तो अब क्या था? एक बार जब धर्म युद्ध का आवाहन हो गया हो तो तीव्र धार्मिक गर्व और संकीर्ण सोच से भरे मुसलमानों को एक साथ आने में कितना समय लगेगा, और उसमें भी सामने जब एक मजबूत और गौरवशाली हिंदू राष्ट्र बाकी मुस्लिम हुकूमतों की आंखों में आंखें डाल रहा हो। और वे इस बात से भी भलीभांति परिचित थे कि इतने शक्तिशाली राज्य को किसी एक अकेले से नष्ट करना संभव ही नहीं। अतः 1565 में आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही और बारिश शाही, ये चारों शाहियां आसानी से विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हो गई। रामराय को समय रहते इसकी खबर मिल गई। हालांकि उन्हें इस आपदा की परवाह नहीं थी, लेकिन वे हाथों पे हाथ धरे चुपचाप बैठे भी नहीं रहे। वह बिना डगमगाए उस संकट से उबरने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने 2 बहादुर भाइयों तिरुमल राय और वेंकटाद्रि के नेतृत्व में एक बड़ी सेना खड़ी की और खुद सेनाधिपत्य का स्वीकार किया। उन्होंने कृष्णा नदी पर मुस्लिम फौजों को रोकने के लिए तिरुमल के नेतृत्व तले एक बड़ी सेना भेजी, लेकिन मुस्लिम सेना ने उसे चकमा देके आने जाने के लिए जो एक ही ढलान मौजूद थी उस पर कब्जा कर लिया और विजयनगर के द्वार में प्रवेश कर गए। और यहीं पर विजयनगर की पहली बड़ी गलती हुई, क्योंकि युद्ध विजयनगर के क्षेत्र में होने वाला था, जिसे कड़ी सुरक्षा से या आक्रामकता अपनाकर टाला जा सकता था। दोनों पक्षों की प्रचंड सेनाएं अब आमने सामने एकत्रित हो गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि दोनों पक्षों की सेनाएं विशाल थी। अब युद्ध आसन्न था और अचानक समय के अभाव में हमें यहाँ रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए हम अगले भाग में इस प्रलयकारी युद्ध और इसके भयानक विनाशकारी परिणामों का अध्ययन करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने अब तक इस इबुना और हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर नए एपिसोड की सूचना समय पर प्राप्त करने के लिए बेल बटन पर ऑल विकल्प सेट करना न भूलें। साथ ही इस ज्ञान को हर एक भारतीय तक पहुंचाने के लिए और इसी तरह के ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित नए ज्ञानवर्धक एपिसोड्स बनाने के लिए हमें प्रोत्साहित करने के लिए कृपया इन एपिसोड्स को अधिक से अधिक भारतीयों के साथ शेयर करें, लाइक दें और कमेंट जरूर करें। साथ ही आपको कौन सा ऐतिहासिक राजा या व्यक्ति देश के लिए उच्चतम लगता है वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हम उस राजा या उस व्यक्ति की ऐतिहासिक घटनाओं को इतनी ही गहराई से दिखाने का प्रयास अवश्य करेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।